बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैजी। नाजरीन, किसी भी मुल्क पे कोई उफ्ताद आ जाए, कोई दहशत गर्दों का हमला हो जाए, किसी जगह पे ऐसा कोई, जैसे सैलाब आ गए थे, जैसे कोई ऐसी कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन उस पर तो हमने ये देखा कि दुनियाए आलम ने, हमने ये देखा, अगर हम इस्लामी मुताला करें, अपनी उम्मत का मुताला करें, तारीख़ पे निगाह दौड़ाएं, या मगरब को ही देख लें जिन्हों सब तो ज़्यादा बाबा इल्मुद्दीन जानता है, लिहाजा वो भी देख लें, तो जब कोई ऐसी उफ्ताद आती है तब सारे इकट्ठे नज़र आते हैं, मुज्तमे जिस्म वाहिद। और पाकिस्तान, इस पे जो जंग थोपी गई, मैं नहीं माजी में जाना चाहता, किसने क्या लिया, किसने क्यों क्यों लिया, किसने कैसे कैसे लिया, क्यों कर किया, वो जुल्म हो गया। लेकिन हम आज तक भुगत रहे हैं कि वो बच्चा आज इसने अभी पैदा होना है, वो लाखों का मकरूज़ है। आलम अरवा से आवाज़ें आ रही हैं, मैं नहीं जाना पाकिस्तान, क्योंकि सारे मकरूज़ है, पैदा होते ही मकरूज़ हो जाना है। मुआशी, फिर सियासी, फिर दहशत गर्दी के हवाले से हम किन किन मराहल से गुज़र रहे हैं और क्यों कर गुज़र रहे हैं, इस पे मैंने आज भी PTV न्यूज़ के प्रोग्राम में एक बात कही थी कि जब हमने देखा कि 2013 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनती है, नवाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की एंकर्स के साथ या एडिटर्स के साथ, मैं भी वहाँ मौजूद था। दो इश्यूज़ थे, एक एनर्जी क्राइसिस, बहरान, बिजली, लोड शेडिंग, एक दहशत गर्दी। उस पर चला गया, उस पर चला जाया गया, उस पर बात की गई, उस पर नेशनल एक्शन प्लान बना, उस पर ज़रब अज़्ब की बात हुई, उस पर बहुत कुछ किया गया। शहादतों का सफ़र तो रुकना चाहिए ना, लेकिन नहीं रुक रहा। फिर दरमियान में हज़रत खान साहब आ गए, फिर हमने देख लिया पेशावर लहूलुहान है। आज नेशनल एपिक्स कमेटी का इजलास पेशावर में हुआ, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अस्करी क़यादत, कौमी क़यादत, सियासी क़यादत वहाँ पे मौजूद थी, एक सियासी जमात नहीं थी। फिर ऐलान हुआ कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होगी, आइए मिल के बैठ के बाहमी रजामंदी से सर जोड़ के आइन मसलों का हल निकालते हैं। मैं नहीं जाना, मैं तो जाना जोगी जनाब। क्या है मुल्की मामलात, दहशत गर्दी, शहादतों के सफ़र कब तक बर्दाश्त करेंगे? और हमेशा ये कहा गया है, हमारे दुश्मनों ने बरमला कहा है, इन्होंने दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंदर से ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हमें नुकसान पहुंचा रही होती हैं। इसी पे डेफिनेटली बात करेंगे। पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के हवाले से हमें ये भी देखना चाहिए, हुब्बुल वतनी का तकाजा ये है, अपनी मैं को, अना को, सबको छोड़ के पाकिस्तानियत को अव्वलियत देना होगी। और डेफिनेटली फॉर श्योर रियासत मदीना का जिक्र होता है तो उसी रियासत मदीना के वाली ने ये कहा था कि हुब्बुल वतनी शत्रुल ईमान, वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। उसको तो पूरा कर लीजिए, और सबको करना चाहिए। मुझे बिंगा मीडिया पर्सन फॉर श्योर मेरे फ़राइज़ के अंदर है, मेरे बतौर इंसानी और बतौर इस्लामी ये मेरे फ़राइज़ में से है कि मैं उसको पूरा करूं। सबको करना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों कर नहीं हो रहा, इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सेनेटर राना मकबूल अहमद, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब आपके वक्त का। दिफाई तजियाकार हैं, बड़ी जट की बात करते हैं और क्लैरिटी के साथ बात करते हैं। जनाब जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद ख़ान, बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपके वक्त का। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं स्टूडियोज़ में जनाब ऑन शराजी, जट की बात ही करते हैं तो इनकी गर्दन पे कोनियाँ रखते थे ना, वो जो रो रहे थे 2 दिन पहले कि बहुत बैड एक्सपीरियंस था। हमें यकीनन ज्वाइन करेंगे जनाब अखुनज़ादा चटान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और हम कोशिश करेंगे कि आज एपेक्स कमेटी के अंदर जो उलमा के हवाले से, मज़हब के हवाले से, अकाबरीन के हवाले से बात की गई कि इसको बताया जाए दहशत गर्दी का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। कोशिश करेंगे जनाब अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर से भी बात कर सकें। मैं सेनेटर साहब आपकी तरफ आता हूँ जी। ये फिर से नई लहर KP के निशाना, अल्लाह पूरे पाकिस्तान को महफूज रखे,
کیا وجوہات ہیں اور اتحاد و یگانگت کیسے ممکن ہے؟ بہت شکریہ فیض صاحب، تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ تجزیہ کرنا چاہتے ہیں کہ ایسے کیوں ہوا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، وہ تو ایک بڑی اندوناک داستان ہے۔ یہ اپنے ہی ہاتھوں سے جب ہم نے یہ پالیسی بنانی شروع کی کہ جی ہم تو ان سے صلح کی بات کر لیں، صلح کی بات کس طرح ہوئی، اس کا کیا طریقہ کار اختیار کیا گیا، وہ کیا مناسب تھا یا کوئی مکمل تھا، لیکن جو افسوسناک بات اس میں ہوئی ہے وہ ہوئی ہے کہ معافیاں دینی شروع کر دی گئیں۔ آپ کو پتہ ہے وہ لوگ جن کی 3 دفعہ سزائے موت ہوئی تھی ان کو جیلوں سے نکال دیا گیا۔ جب وہ باہر آئے ہیں تو پھر وہ آزاد ہو گئے۔ اب کس کا یہ استحقاق ہے؟ جن لوگوں نے 30 لوگوں کا قتل کیا ہوا ہے، آپ ان کو جیلوں سے باہر نکال دیں، تو یہ بڑا ظلم ہوا ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کیونکہ اگر آپ غلط پالیسی اختیار کریں گے، چاہے آپ کی نیت جو بھی ہو، صحیح، لیکن اس میں عقل اور فہم و فراست کی ضرورت ہوتی ہے نا۔ اصل تو تدبر ہے، اصل میں رانا صاحب تدبر ہے، غور ہے، فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار یہی کہتے ہیں، یہی بات ہے نا جی، جب ایک بندے کو یا ایک لیڈر کو یا پارٹی کچھ لوگوں کو یہ زوم ہو جائے کہ ہم کوئی غلطی نہیں کرتے، تو اسی کا یہ نقصان ہوا ہے۔ نعوذ باللہ۔ اور جو آپ کہتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا ہے، اس لیے باقی جو کیفیت ہے کہ ٹیررزم کے مخالف میں بھی اس میں ایک طرح سے انوالو تھا۔ I was advisor to the Punjab government on law and order۔ جب CTD ریز کیا گیا پنجاب کا اور اس کے لیے جو بھی کیا گیا، لاجسٹکس اور اکوپمنٹ اور گیجٹری اور ٹریننگ اور فیسلٹیز اور ہر چیز جو ہے، پھر آگمنٹڈ ود ماڈرن ارینجمنٹس لائک سیف سٹی اور لیبارٹری، کیونکہ لیبارٹری کا ہر روز ضرورت پڑتی ہے تفتیشوں میں ہمیں۔ کبھی DNA ٹیسٹ کرنا ہے، کبھی فنگر پرنٹ دیکھنا ہے، کبھی وائس کی میچنگ کرنی ہے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ KPK کو 417 بلین روپیہ دیا گیا، نہ وہاں لیبارٹری ہے، نہ وہاں سیف سٹی ہے، نہ وہاں وہ اکوپمنٹ ہے، نہ وہاں سنائپرز ہیں، نہ وہ گیجٹری ہے۔ بات یہ نہ وہ موریل رکھا گیا ہے، کیونکہ آپ کا جوان جب شہادت حاصل کرتا ہے تو پھر اس کے بچے ہیں، اس کی بیوی ہے، اس کی ماں ہے، ان کا کون وارث ہے، کیا ان کو کیا بندوبست ان کو کیا گیا ہے، جسے آپ اس کا تعلق باقاعدہ موریل بوسٹنگ سے بھی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ بالکل ان کو صاف سامنے چھوڑ دیا گیا بیچاروں کو، اور ان کے ساتھ جو ظلم ہوا آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ کیا یہ 13 سال کی حکومت جو ہے، ان کو اتنا بھی شعور نہیں تھا کہ ہم ایسے ایریا میں وقوع پذیر ہے ہمارا صوبہ جو سب سے زیادہ ولنریبل صوبہ ہے؟ کیا کوئی خدا خوفی نہیں تھی کہ کوئی سیف سٹی بنا لیتے، کوئی لیبارٹری بنا لیتے، کوئی اس طرح کی اکوپمنٹ خرید لیتے، کوئی اس طرح کی وہیکلز خرید لیتے؟ آپ نے ان کو بیچاروں کو چھوڑ دیا ہے۔ سر ویل ایکوپڈ کرنا تو فرض ہے نا رانا جی صاحب۔ جی، وہ نہیں کیا گیا نا، صرف گالیوں کے اوپر ہی کام چلتا رہا نا۔ آپ کو پتہ ہے نا عمران خان کا تو یہ ہال مارک ہے نا کہ انہوں نے گالیاں دینی ہے بس۔ جب آدمی گالیاں دیتا ہے نا تو کریٹو کام کیسے کرے گا؟ انفارچونیٹلی۔ اوہو، لیکن گالیاں بھی ان کی بڑی کریٹیوٹی کے ساتھ ہوتی تھی۔ میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں رانا صاحب۔ جنرل صاحب، یہ جو پھر سے جو معاملات، پھر سے جو قہر، پھر سے جو شہادتیں، اور پولیس خاص طور پہ، میں جان کے رانا صاحب سے نہیں پوچھا کہ جوان، فوجی جوان تو شہادتیں دے رہے ہیں، لیکن خاص طور پہ پولیس، اس کے جوانوں کو نشانہ بنایا جانا، یہ کیا عوامی سطح پہ، محلہ لیول پہ خوف و ہراس پھیلانا ہے؟ اور پھر اس کے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اور میں کہتا ہوں وجوہات جو بھی ہیں، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ جنرل صاحب فرمائیے گا۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات کے بعد سیکیورٹی آڈٹ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ KP گورنمنٹ نے اس کا اعلان کیا ہے کہ JIT بنے گی، کیونکہ اس واقعے کی تحقیقات کرے گی اور یہ دیکھے گی کہ کیا کمزوریاں رہی ہیں، کیا کوتاہیاں ہوئی ہیں، کیا مالی مشکلات رہے ہیں، کوئی ہتھیار و ساز و سامان کی کمی تھی، یا کوئی اندرونی مذہبی یا دہشت گرد یا شدت پسند
वो पुलिस में भर्ती हो गए हैं। तो साथ साथ उन्होंने ये एक्सेप्ट भी किया है कि कोताहियां हुई हैं। मसलन जिस तरह अभी जिक्र किया गया है कि कोई सेफ सिटी प्रोजेक्ट नहीं है, कोई सीसीटीवी कैमरास नहीं है। आईजी केपी ने ये भी कहा है कि वहाँ पे पुलिस लाइन के अंदर कोई सेंट्रल कमांड सिस्टम भी नहीं था, और उनके पास कोई फोरेंसिक लैब नहीं है, लिहाजा उनको अपनी सारी एविडेंस जो है वो पंजाब भेजनी पड़ी। अब ये देखें कि इसमें अभी जो एम्फोसिस है, प्रोविंशियल ये जो कमिटी है, उन्होंने मेरे ख्याल में बेस्ट डिसीजन लिए होंगे, और वो ये होंगे कि आपने निशानदही करनी है कि इन दहशतगर्दों के लीडरान कौन है, इनके माली मददगार कौन है, चाहे वो बैरूनी हो चाहे वो अंदरूनी हो, सही, उनके सहूलतकार कौन है, क्योंकि सहूलतकारों के बगैर इस तरह के काम जो है वो मुमकिन नहीं है। और उनके हमदर्द कौन है, तो उसमें देखें ये एसेंशियली तो जो प्रोविंशियल काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लेकिन जिस तरह कहा गया मेरे ख्याल में उस तरह उसके ऊपर जो है फोकस नहीं दिया गया। शायद मेरे ख्याल में पंजाब के अलावा बाकी किसी भी सूबे में नेशनल एक्शन प्लान में जो डायरेक्शंस थे कि जो प्रोविंशियल काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स हैं उनकी कैपेसिटी को मजबूत किया जाएगा, उनको हर किस्म के हथियारों से लैस किया जाएगा, उनकी तरबियत की जाएगी, वो हुई नहीं है। और नहीं, लेकिन जनरल साहब, एक दहाई एक अशरा, मैं ये नहीं जाना चाह रहा किसी तरफ भी, लेकिन मैं फिर भी जिक्र मुझे करना पड़ता है कि एक दहाई एक अशरा जो राणा साहब फरमा रहे थे कि उसमें हमने वेल इक्विप नहीं किया, हमने तरजीहात नहीं बनाई, बस फलाना है तो फलाना है, तो हमने तो मिजाज भी बदल डाले। ये तो कोई हुबल वतनी मुझे नहीं लग रही जनरल साहब। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखें, अगर आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो वो तो लाजिम है, वो तो बिल्कुल कौमी सलामती के साथ जुड़ी हुई है, बल्कि वो इक्तिसादी सलामती के साथ भी जुड़ी हुई है। और अगर हम बात करते हैं एक्सट्रीमिज्म की, एक तो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है, लेकिन अगर आप मिला लेते हैं उसको पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म के साथ तो फिर मुश्किलात जो है और बढ़ जाती हैं, और उससे दहशतगर्द फायदा उठाते हैं। उनको मालूम है कि कहाँ कहाँ कमजोरियां हैं, और उन्होंने देखी ये पेशावर में पुलिस लाइन में देखी कि वहां पे कमजोरियां थी, तो वहीं पे उन्होंने हमला किया। इसलिए मेरे ख्याल में अभी ये जो प्रोविंशियल एपेक्स कमेटी को खुद अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने को चेयर किया है, ये एक बड़ा पॉजिटिव किस्म का ये स्टेट मैसेज देगा कि जब तक मेरे ख्याल में प्रोविंशियल और फेडरल लेवल के ऊपर अक्रॉस द पॉलिटिकल डिवाइड इसकी जो है काउंटर टेररिज्म को जब तक इसकी पॉलिटिकल ओनरशिप नहीं होगी, तो नेशनल एक्शन प्लान की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन साथ साथ प्रोविंशियल एक्शन प्लान भी बनने चाहिए और उसके ऊपर अमल होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। कौन शराय साहब, इसमें मीडिया और इसमें उलमा, इसमें खुतबा, इसमें मुकर्रीन, उनका क्या फ़र्ज़ बनता है? देखें जवाद फैज़ी साहब, जिस तरफ आप पहले इशारा कर रहे थे, ज़रा ये देखा जाए कि ये जो वाक़या होता है, ये पेशावर वाला सानिया होता है, उसके बाद मजमूई तौर पे उसके मतलब ना आप जो हैं वो अफेक्ट क्या पड़ते हैं? अफेक्ट ये पड़ते हैं, आपकी सोसाइटी खुल के सामने आती है, सियासी जमातें आती हैं, आपके इदारे आते हैं, और एक जमात वो है जो बिला शिरकत गैरे तकरीबन 9.5 साल से उस सूबे में हुकूमत कर रही होती है। अच्छा, हमारा ये ख्याल था कि इमरान खान साहब वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे जो केपी की साबका पूरी काबीना है वो हमें नजर आएगी, वहाँ पे नमाज जनाजों में शिरकत होगी, लेकिन वहाँ पे हमें क्या नजर आता है कि ज़मान पार्क में ठुमके लगाए जा रहे होते हैं। वो वीडियो बाकायदा तौर पे बड़ी तकलीफ हुई बतौर एक जर्नलिस्ट मुझे देख के, और बड़े लोगों को, और भी बड़े लोगों ने वो मुझे वीडियो भेजी भी, तकलीफ का इजहार भी किया कि ज़मान पार्क के बाहर जो है वो तराने चलाए जा रहे थे और उन पे नाच गाना हो रहा था। और ये सूबा कौन सा है? ये सूबा वो है जहाँ पे 9.5 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत फरमा चुकी है। अच्छा, अब उस सूबे में सूरत हाल क्या है? आपने उस सूबे को प्योरली दहशत गर्दों के रहम करम पे छोड़ा हुआ है।
9.5 साल में 417 अरब रुपया आपको सिक्योरिटी के लिए मिलता है, आप एक धेला खर्च करते हुए नजर नहीं आते हैं वहां पे। आप किधर गए वो कहाँ गए वो? बस यही तो चीज है ना कि वो रिजवान रजी साहब कहते हैं ना, जिस चीज के इल्जाम ये दूसरों पे लगा रहे होते हैं ये वही चीज खुद कर रहे होते हैं। यानी दार हकीकत वो पैसा किधर गया? वो पैसा करप्शन की नजर हो गया, और वो करप्शन खुद की, और वहां पे जो एहतसाब का इदारा था उसे भी खत्म किया पहले। यानी उसका इंतजाम किया गया ना, पहले एक एहतसाब का इदारा बनाया गया और फिर उसके बाद उसे खत्म किया गया, और उसके बाद ये 417 अरब किस किस ने खाया, कहां कहां खाया, ये तो अब मेरे ख्याल में ये तो नैब के अम्बट में आता है ना, 50 करोड़ से ऊपर नैब जो नए कानून के मुताबिक देख सकती है। तो इन सब लोगों को पकड़ा जाए और इनसे पूछा जाए, और ये 100 लोगों का जो 100 से ज्यादा लोग शहीद हुए, इसमें बिलवास्ता या बिला वास्ता तौर पे हजरत उमर ने फरमाया था अगर एक प्यासा जो है कुत्ता वो भी मरे ना तो हुक्मरान पे है। तो भाई ये लोग जो हैं इनकी मौत किसके सर गई? इनकी मौत उन लोगों के सर गई जिन्होंने सेफ सिटी नहीं बनने दिया। अच्छा, अब ये तय हो रहा है कि सीटीडी का हेडक्वार्टर अब बनेगा, तो भाई वो 417 अरब रुपए किधर गए? अच्छा, अब दुनिया भर से, यानी आप देख लें कि गैर मुस्लिम ममालिक अमेरिका से लेके जामे उल अज़हर तक तमाम ने इसको कंडेम कर दिया। तमाम जो लोग हैं वो पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े हैं। कौन नहीं खड़ा है? वो जो एपीसी में नहीं आ रहे, नहीं उनसे आजकल खड़ा नहीं हुआ जा रहा ना असल में वो। अच्छा, उनसे नहीं खड़ा हुआ जा रहा, वो वैसे वो खड़े हो जाते हैं। वो पिंडी में जलसे के लिए तो आ गए थे ना, यानी पिंडी में केपी के अवाम को भी तो ये समझना चाहिए ना, एक शख्स सियासत के लिए पिंडी में जलसे में आ जाता है, वो तकरीर कर लेता है, लेकिन 100 से ज्यादा लोग शहीद होते हैं, वो उनके पास जो है वो उनको मतलब उनका गम और उनके जख्म जो है उसको शेयर करने के लिए नहीं पहुंचता है। तो मजमूई तौर पे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ये क्लेम करती है कि केपी उसका है और वो केपी में एक बार फिर बरसरे इक्तदार आएगी, तो उसकी जो मजमूई तौर पे सूरत हाल है वो तो हमारे सामने होगी वाज़ेह। आज जो एपिक्स कमेटी का इजलास होता है उसमें एक चीज कही गई कि मरकज की और सूबों की आपस में कोऑर्डिनेशन बेहतर होनी चाहिए। और यही वो चीज है जिसकी जानब अब हमें बढ़ना होगा और इन मामलात पे सियासत को साइड पे रखना होगा, क्योंकि ये है मुल्क की सलामती के मामला। और जैसे जनरल साहब कह रहे थे और राना साहब भी कह रहे थे कि दहशतगर्द वो आपका वीक पॉइंट ढूंढते हैं और आप वीक पॉइंट दे रहे हैं। सर दुश्मन का ये काम है वीक पॉइंट ढूंढना। देखें, ये तो दहशतगर्द हो या दुश्मन हो उसका तो काम है, दुश्मन तो दुश्मन है। हम जो आपस में दोस्त हैं उनको तो एक पेज पे होना चाहिए ना औंचराय साहब। जवाद फैजी साहब, इतनी बड़ी अनाएं बन गई ना, कुछ लोगों की अनाएं रियासत से बड़ी हो रही हैं और वो निजाम भी वही चाहते हैं ना, जिस तरह पहले वो लाडले थे वो चाहते हैं हमें वो लाडलापन वापस किया जाए। तो अब अगर आप रियासत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप रियासत के स्टेक पे दाव पे लगा रहे हैं, आप लेटर लिख रहे हैं आईएमएफ को, लेटर लिखवा रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने दिया जाए, बैंकरप्ट होने दिया जाए, पाकिस्तान को कर्जा ना दिया जाए, और फिर इसी अंदाज में आप अभी क्या करवा रहे हैं? अभी जब पाकिस्तान इस मुश्किल टाइम में है तो इमरान खान, जनाब हजरत इमरान खान काले करके कह रहे हैं कि यूके और यूएस में हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज किया जाए, गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाज किया जाए। तो मेरे ख्याल में ये आप और नेक्स्ट राउंड भी लगा लेते हैं। और राना साहब, जनाब वजीर आजम ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला ली 7 फरवरी को, और उसके हवाले से भी जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब ने पहले कहा कि खुशाइंद है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं नहीं ऐसा ना जैसा कि क्या है। अगर मामलात है, दहशत गर्दी है, बार बार उन्हें दावत दी जाती है, कभी मिसाक मईशत के नाम पे, कभी इस वक्त दहशत गर्दी के इस अजाब से छुटकारा हासिल करने के लिए क्या समझते हैं कि खान साहब की कैसे मिन्नत तरला किया जा सकता है कि तशरीफ ले आए? राना साहब, मेरी आवाज आ रही है जी? जी, कुछ आई, कुछ कट गई, कुछ मैं राना साहब ये अर्ज कर रहा हूँ कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का ऐलान हो गया 7 फरवरी को, की करना पड़ेगा, खान साहब को कैसे लाया जा सकता है उसमें? देखिए जी, बात सुने, बात तो ये है कि देयर हैज टू बी ए मेथड इवन इन मैडनेस। मसला ये है कि यहाँ कोई मेथड नहीं है एक्सेप्ट फॉर टेढ़ी चाल, टेढ़ी सोच। ये जो हमारे बुजुर्ग हैं इमरान साहब, ये बड़ा पंचायत के भी असूलों से वाकिफ नहीं है।
ہمارا ایک کلچر ہے پاکستان کا، اور خاص طور سے سارے صوبوں کا، جرگے کا کلچر ہے اور پنچایت کا کلچر ہے، میلے کا کلچر ہے. ہم بڑے بڑے ایشوز کو کلنچ کرنے کے لیے ایک دوسرے کے پاس چلے جاتے ہیں. ان کے پاس ایک انسٹرومنٹ ہے بڑا، وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے. اگر ان کی نیت صحیح ہو اور کوئی عقل و دانش کا شائبہ تک ہو تو وہ یہی ان کو کہے گا کہ آپ جائیں، یہ قوم کا معاملہ ہے، قوم ابتلا میں ہے، آپ جو بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کریں، اور چیزوں کو مطلب ایک مشترکہ کوشش کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کریں. ایک موقع ان کے پاس ہے. اگر یہ موقع انہوں نے ضائع کر دیا تو جس الیکشن میں یہ ووٹ مانگتے پھر رہے ہیں نا، لوگ دیکھ رہے ہیں، پھر یہ ووٹ بھی نہیں ملیں گے. ان کی غلط فہمی ہے. جب عوام الناس کو، کے پی کے کی عوام الناس کو، باقی کو یہ بتایا جائے کہ آپ جو آپ سے ووٹ مانگ رہے ہیں اس نے یہ کیا ہے، اور یہ دنیا ہمارے ملک کے عوام الناس کی دکھوں کے میں روکنا کیا اضافہ کرنے کا سبب بنا ہے، تو لوگ پھر کیا کہیں گے؟ وہ تو بیچارے جو ان کا حال ہوا ہے وہ ناقابل بیان ہے. یہ ایک موقع ہے اس کے ہاتھ میں، اور پھر اس کے پاس پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے. یہ ہم نے سنا ہے کہ وہ ڈانٹ بھی دیتے ہیں جب پریزیڈنٹ آف پاکستان کو ایسی بات کرے. تو عقل اگر ہے تو شعور ہے تو اس کا تو یہی ہے کہ اسے وہاں بھی جانا چاہیے تھا، ان کے جنازوں میں بھی شامل ہونا چاہیے تھا. ہاں جی، اگر وہ چل نہیں سکتے تو ویل چیئر پہ بیٹھ جاتے. کون روکتا ہے ویل چیئر پہ بیٹھنے سے؟ نہیں، پنڈی بھی تشریف لائے تھے نا وہ سر. پنڈی تو جلوس میں چلے گئے، جلسے میں چلے گئے. اور یہاں بھی آنا چاہیے، اے پی سی میں بھی. اے پی سی میں صرف ان کے پولیٹیکل رائیول تو نہیں ہے بیٹھے ہوئے، صرف میاں شہباز صاحب تو نہیں بیٹھے ہوئے وہاں، آرمی چیف بھی تشریف رکھتے ہیں. آج آرمی چیف بھی تھے، باقی بہت سینئر فوج کے جرنیل وہاں موجود تھے، ساری انٹیلیجنس کے چیفز وہاں موجود تھے، سارے سٹیک ہولڈرز موجود تھے. تو یہ کیا کوئی عقل و شعور والی بات تو نہیں ہے. یہ انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے اپنے آپ کے ساتھ بھی، ملک کے ساتھ بھی. اب بھی اگر ایفرٹ یہ کر کے دیکھ لیں، ان کا جو صدر ہے ان کی ٹرم بھی ختم ہونے والی ہے، اگر وہ کر کے دیکھ لیں تو اس کا فائدہ ہی ہوگا، ان کو بھی فائدہ ہوگا، ملک کو بھی فائدہ ہوگا. اگر نہ ہوا تو جو پارٹیز ہیں اکٹھی، پولیٹیکل پارٹیز اور سارے سٹیک ہولڈر اور وہ محب وطن جو ہیں فوج اور پولیس کے جوان اور افسران جو اپنا جان اور ہر چیز لٹا رہے ہیں اپنے ملک کے لیے، وہ تو ہے ہی ہیں. انہوں نے تو یہ جنگ لڑنی ہے. ان کے لیے تو کوئی ایسا دوسرا راستہ نہیں ہے. آج جیسے فیصلے ہوئے ہیں آپ دیکھیں گے وہ بڑے انشاءاللہ جیومیٹریکل سپیڈ سے وہاں بننی شروع ہو جائیں گی چیزیں. وقت تو تھوڑا سا لگے گا، مورائل میں بھی فرق آئے گا. ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ اس میں اکراس دا بارڈر بھی ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ کہوں گا کہ افغان جو ہے دوست ہمارے، انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ ہم اپنی زمین کو استعمال نہیں ہونے دیں گے. بالکل ٹھیک. تو کچھ لگتا ہے کہ وہاں سے ایک تو یہاں کی سپورٹ مل گئی جو قاتل چھوڑ دی گئی ہے، اور اسی صدر محترم سے چھڑا لیے انہوں نے انہی کی ریکمنڈیشن کی. مجھے لگتا ہے وہ افغانی بھی چائے کے کپ میں جو ابھی تک مسحور ہیں اس چکر. جی ہاں، اب یہ ہے کہ ان سے بات کرنے کی ضرورت. تو میں تو کہتا ہوں کہ اس کو آپ کہیں کہ اٹ ہیز ٹو بی ڈپلومیٹک اوفینسو. ان سے بات کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم ایک ہی نبی کے ماننے والے ہیں، بھئی اٹھو ذرا ایک دوسرے کی ہم مدد کریں. یہ ہمارے ملکوں کو تباہ کر رہے ہیں. یہ مسلمان کا یہ بنتا نہیں ہے. یہ قلعہ ہے، یہ ایک اٹامک پاور ہے پاکستان. اس کو ویک کرنا ہے، اسلامی دنیا کو ویک کرنا ہے. بالکل ٹھیک. اس کے بڑے ریمیفیکیشنز ہیں. بالکل ٹھیک. اس لیے اس کوآپریشن کو لینا بڑا ضروری ہے. باقی ایک اور چیز فیض صاحب، یہ جو کمیونٹی ہے نا، اس کو جیسے آپ نے علماء کی بات کی ہے، ان کے پاس ممبر موجود ہے، وہ ہر جمعے صبح و شام بات کرتے ہیں. لوگوں کو اس کی طرف لے کے آنا، اور یہ کمیونٹی سینسٹائزیشن بڑی ضروری ہے. میں آپ کو ایک مثال چھوٹی سی دوں گا اور میں بات ختم کروں گا کہ جب وہاں آن سلاٹ آیا تھا 2010-11-12 میں، اور بڑے نقصان کیا انہوں نے. وہ اپنا ویگن تیار کرتے تھے، فیبریکیٹ کرتے تھے، بارود بھرتے تھے. تو فیصل آباد میں یہ ساری صوبے میں یہ کہا گیا تھا کہ اپنی جو ہے سول کپڑوں میں آدمیوں کو چھوڑے. وہ تنوروں کے پاس، درزیوں کے پاس، مارکیٹوں میں وہ جاتے تھے. ایک تنور وہاں تھا فیصل آباد میں،
वो तनूर वाले ने बताया कि जी एक लड़का आता है, बड़े अच्छे कपड़े उसने पहने होते हैं और 42 रोटियां रोज लेके जाता है। इतनी रोटियां यकदम कोई नहीं मेरे से लेके जाता। तो कान खड़े हुए सबके, पुलिस वालों ने वॉच किया, वॉच करके को अंदाजा हुआ कि एक्टिविटी है, उन्होंने रेड किया। जब उस घर में रेड किया तो पता चला किनको पाल रहे हैं। बारूद और वो फैब्रिक और वो फ्यूजेस और वो फैब्रिकेशन का मटेरियल, वो तारें वो मिली जो वो वैगने बना के टकराते थे, जो यहाँ लाहौर में ISI के दफ्तर में 15 के दफ्तर एग्जैक्टली वो 8 लोग पकड़े गए। हाँ। जब 8 लोग पकड़े गए तो उस जो वो चेन थी दहशत गर्दों की, उनकी कमर टूटी। फिर वो वाकया नहीं हुआ, फिर उनकी प्रोसिक्यूशन हुई। सही। तो मैं ये कहता हूँ कि कम्युनिटी को खड़े करना बड़ा कम्युनिटी, जरूरी है। देखिए जी राणा साहब, पूरे दुनिया में जो जिनके हवाले दिए जाते हैं, कम्युनिटी और नेबरहुड वॉच का कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे नजर रखे। मैं आखिर में यकीनन एक आध वाक्य सुनाऊंगा। जनरल साहब, एक वक्त था जब ये कहा गया हालत जंग में सिपा सालार तब्दील नहीं होते, पूरी उस वक्त की अपोजिशन भी स्टैंप और अंगूठे लगाने के लिए आ गई। अब दहशत गर्दी है, अब उस पे ऑल पार्टीज अगर कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है, क्या तवक्को रखनी चाहिए जनाब इमरान खान से? देखिए, ना सिर्फ उनसे बल्कि जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की जो लीडरशिप है उनको इस सब्जेक्ट के ऊपर अपनी जो जाती उनकी जो भी प्रेफरेंसेस है उनको छोड़कर मेरे ख्याल में कौमी सलामती के इशू के ऊपर इनको आना चाहिए, उनको बैठ के डिस्कशन करना चाहिए, कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और उससे मेरे ख्याल में दहशत गर्दों को भी एक बड़ा क्लियर मैसेज मिलेगा कि यहाँ पे इस सब्जेक्ट के ऊपर कम से कम पॉलिटिकल कंसेंसस है। और उससे काफी अच्छा। दूसरा आपने सवाल किया, देखें कि इसमें जो पॉलिटिकल रिलीजियस लीडरशिप है, इन दोनों का रोल बनता है। और वो रोल इस तरह बनता है कि अगर रिलीजियस लीडर्स जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं उनको तो बड़ा स्ट्रांगली इस वाक़े को कंडेम करना चाहिए, और ना सिर्फ कंडेम करना चाहिए बल्कि जो कुरान और हदीस की रोशनी में दहशत गर्दों को बताना चाहिए कि देखिए खुदकशी तो कुरान में हराम है, और कुरान में तो अक्ल फहम के जरिए, मौसर दलाइल के जरिए सिर्फ यह तबलीग करने की तरबियत दी गई है, ना कि बज़ोर शमशीर या आप हथियार उठाएं। साथ साथ ये भी कुरान का में जिक्र है कि मुसलमान एक इंतहा पसंद कौम नहीं है, बल्कि एक दरमियानी राह पर चलने वाली उम्मत है। और ये कि अल्लाह और रसूल के अहकामात के बाद जो हुकूमत वक्त है उनके तमाम फैसलों को तस्लीम करना की जाए। या बिल्कुल ठीक। तो मेरे ख्याल में ये जो है उनको तालीम देने की जरूरत है एट एवरी लेवल। और अगर इस तरह होता है तो मेरे ख्याल में चीजें पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेंगी। नेक्टा को जरूर मेरे ख्याल में फाल करना चाहिए, जो कि उससे जो तवक्कुआत हैं वो भी पूरी नहीं हो रही है। अफगान महाजिरीन को उनकी अपनी जो हुकूमत है अफगानिस्तान में वो उनको भूल चुके हैं। अगर वो समझते हैं कि वहाँ अमन है तो मेरे ख्याल में चूंकि हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें हम मजीद यहाँ पे स्टे बर्दाश्त नहीं कर सकते। वैसे भी वहाँ पे एक इनसिक्योरिटी का एलिमेंट उनकी वजह से है, तो उनकी वापसी का भी मेरे ख्याल में उनको बंदोबस्त करना चाहिए। और साथ साथ ये मैं आपको बताऊं कि जो हमारे पाक अफगान बॉर्डर है उस पर भी बहुत सारे गैप हैं। मेरे ख्याल में हुकूमती ईरान के साथ मिलकर ये जॉइंटली मेरे ख्याल में इनको इसको फेंसिंग मुकम्मल करना चाहिए। जो दहशतगर्द जो है वो अगर पाक अफगान बॉर्डर के थ्रू अभी नहीं आ सकते तो वो वहां से आ रहे हैं और बलूचिस्तान में और दूसरे सूबों में दहशतगर्दी कर रहे हैं। दहशतगर्दी कर रहे हैं। और शराई साहब, अपनी सरजमीन से अहम कोई चीज़ नहीं है। मज़हब, मसलक हमारा सब, अकीदत एहतराम अपनी जगह, लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि मस्जिद हो, इमाम बारगाह हो, चर्च हो, सेनेगल इवन हो, आपके मुल्क में अगर ऐसी जगहों को निशाना बनाया जाएगा, ये किसी मुसलमान का बहरहाल काम नहीं हो सकता। जी देखें, बिल्कुल जवाद फैजी साहब आपने दुरुस्त कहा, और यकीनी तौर पे हम ये देख रहे हैं कि जो मुल्क दुश्मन कुव्वतें हैं, जो हॉस्टाइल एजेंसीज हैं, जो मुल्क और रियासत दुश्मन जो इदारे हैं ख़ास करके, वो तमाम इदारे यही कोशिश करते हैं कि इस तरह के जो टारगेट होते हैं वो बड़े आसानी से अचीवेबल होते हैं। मतलब
गैदरिंग होती है, मुख्तलिफ जो है वो कम्युनिटी से तल्लक रखने वाले लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं, तो कोशिश की जाती है कि वहीं पे पहुंचा जाए। जो एक पहली रिपोर्ट आई उसके मुताबिक ये शख्स 2 बार आया, एक बार ये पहले जुम्मा के रोज अटैक करना चाहता था और उसका ये ख्याल था कि बड़े उलमा वहां पे जो है, उसके साथ साथ अफसरान जो वहां पे है वो और ज्यादा तादाद वहां पे मौजूद होगी, तो सिक्योरिटी को देख के वो उसको वापस जाना पड़ा और फिर अगले दिन उसने मतलब उसके बाद उसने ये अटैक किया। तो मजमूई तौर पे अगर देखें तो ये हमेशा से रहा है कि पाकिस्तान में जब भी दहशतगर्दी की लहर आती है तो उससे मसाजिद, इमाम बारगाह, चर्च, इनको हिट किया जाता है। उससे एक आलमी लेवल पे एक मैसेज जाता है कि यहाँ पे तो इबादत गाहें भी जो हैं वो महफूज नहीं है। आज जो एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ उसमें बड़े वाज़े अंदाज में, एक तो एपीसी को ऐसे इजी ना लिया जाए। एपिक्स कमेटी ने आज कहा है कि फैसले एपीसी करेगी, यानी सियासी लीडरशिप बैठ के उस एपीसी के बाद लाए अमल दिया जाएगा, वो फैसले करेगी। तो ये फैसले जो है 7 तारीख को जो अहम ये एपीसी होनी जा रही है उसमें फैसले होने हैं। अगर इमरान खान साहब उसमें माइनस होते हैं तो वो फिर ये समझे कि वो माइनस हो रहे हैं इस रियासत के फैसलों से। इस हुकूमत नहीं है अभी ये सारे लोग जो हैं पाकिस्तान के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, तो पाकिस्तान के फैसलों से वो अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं। शरैफ साहब, अभी बात की गई कि उलमा का क्या किरदार है, वाइज़ीन का, खुतबा का, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो सबसे पहली कुर्बानी दी गई एक मजहबी जलसे के अंदर, लेकिन सियासी और मजहबी जलसे के अंदर, वो जिस शख्सियत को निशाना बनाया गया उनका नाम था हज़रत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर। उनके फ़र्जंद अर्जुमन मारूफ आलमदीन है जनाब हशाम इलाही ज़हीर, वो हमारे साथ फ़ोन लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम हाफ़िज़ साहब, बात हो रही है कि वातसमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, ये कहा गया, लेकिन फ़िरका वारियत भी मिंबर और महराब से फैलाने की कोशिश की गई और मुनाफरत भी यहीं से हुई। आपके किबला वालिद गिरामी के जलसों में काफर काफर का नारा कभी ना लग सका और उन्होंने रद्द किया हमेशा, लेकिन हुन की हो रहा है और किस तरह दहशतगर्दी को उलमा, खुतबा वो एड्रेस करेंगे और अमन की तरफ लाने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कारी साहब, जो बात आपने की है और जो मैंने आपका दिबाचा सुना है, इसलिए अच्छी बात है कि वज़ीर आज़म साहब के दिल में भी ये बात आई है कि उलमा को भी आगे बढ़ के किरदार अदा करना चाहिए। हम तो हर किस्म का किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। आपने फिरका वरीयत की बात की, आप बताइए तीनों मसालक हो, जितने भी मसालक हो, जो मुसलमान हो, कलमा गो, उनके नजदीक किसी मुसलमान की तरफ असलहे का इशारा करना जायज नहीं है। तो जान लेना कैसे जायज हो सकता है? जिस मजहब में वुदू का पानी, वुदू यानी ताहर होने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए वुदू के पानी को ज्यादा बहाना जायज नहीं है, उस मजहब में खून का बहाना जायज कैसे हो सकता है? अन्नहु मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्द फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये कहा, जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। इंसानियत पूरी से मुराद आज का 7 अरब दुनिया के ऊपर रहने वाले इंसान नहीं है, बल्कि आदम से लेकर क़यामत तक की तमाम इंसानियत के कत्ल में वो मुलव्वस है। और जिसने एक को जिंदगी दी, गोया उसने पूरी इंसानियत को जिंदगी दी। ये आम इंसानों का कुलिया है, इसके अंदर अभी मोमिन की बात नहीं है। और वमन यक़्तुल मुअमिना मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नमु खालिदन फीहा, जिसने किसी मोमिन को कत्ल कर दिया, मुसलमान को कत्ल कर दिया, कलमा गो को कत्ल कर दिया, वो जहन्नुम में हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। आप मुझे बताइए, खालिदन का जो लफ्ज़ है ये तो शिरक के साथ आया है, ये लेकिन कत्ले मोमिन के साथ भी आया है। और फिर अल्लाह ने कहा वग़ज़िब अल्लाहु अलैहि, और अल्लाह ताला का जो फरमान रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि रसूलुल्लाह ने कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत को कोई परवाह नहीं कि अगर पूरी दुनिया की इंसानियत एक के कत्ल में मुलव्वस हो, सारी इंसानियत को जहन्नुम में डाल दी। और हजरत उमर ने भी सना के वाक़े के बारे में ये कहा था, तुम मुझसे सिफारिश करते हो अगर पूरा यमन भी एक आदमी के कत्ल में मुलव्वस होगा, मैं सबको किसासन कत्ल कर दूंगा। अब मुझे एक बात बताइए, जिस दीन की इतनी खूबसूरत तालीमात हो कि आपने हालत जंग के अंदर, कारी साहब ये बड़ी अहम बात है और ये मुसलमानों का इजमाई अकीदा है, इसमें आप ये नहीं कह सकते जी बरेलवी या देवबंदी वाले 20 फर्क है। मुसलमानों का इजमाई अकीदा है कि हालत जंग के अंदर हरबी काफर जो नहीं है, जो आपसे जंग नहीं कर रहा, जो आपके ऊपर हथियार नहीं उठा रहा, जो उनकी मदद नहीं कर रहा, उसको कत्ल करना जायज नहीं है। तो मुझे बताइए मुसलमानों का कत्ल कैसे जायज हो सकता है? जिस जंग के अंदर कुफार की औरतों का कत्ल जायज नहीं, कुफार के बूढ़े बच्चों का कत्ल जायज नहीं,
उस रियासत के अंदर मुसलमानों के बाजार में या मस्जिद में बच्चों की और बड़ों की और बुजुर्गों की तफरीक के बगैर जो बम धमाके करते हैं, आप समझते हैं वो मुसलमान है? मैं सिद्के दिल से ये समझता हूं, मैं मेरी जाती राय हो सकता है इससे इख्तलाफ हो, कि ये किसी भी ये दहशत और बर्बरियत के सौदागर हैं और इनका कोई दीन मजहब नहीं होता। और ये अगर आप ये सोचते हैं ये किसी मुसलमान का काम है, हरगिज नहीं। इसके पीछे वो कुव्वतों को भी कभी भी आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए जो पाकिस्तान में हमेशा से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। आप अपने हमसाया ममालिक की तरफ तवज्जो करें, इंडिया शुरू से चाहता है, आप और ममालिक को देखें, हो सकता है ये किसी तीसरे की चाल हो। और मुसलमानों के अंदर हम तो ये समझते हैं कि कोई अहले हदीस हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, वो कैसे एक दूसरे को कत्ल कर सकता है? फिरकावरियत है, आपने जो बात की हम मानते हैं, लेकिन फिरकावरियत का ये मतलब है कि एक दूसरे की जान के बंदा दुश्मन हो जाए। ये भी आपने दुरुस्त कहा कि वालिद मोहतरम को पहले पाकिस्तान के बम धमाके के अंदर शहीद किया गया। हम तो खुद इस दहशत गर्दी का शिकार और निशाना है और आज उलमा की अशद जरूरत है कि वो आगे बढ़े। मुझे बताइए सही साहब, एक मैं आपसे सवाल करता हूँ, इस्लाम के अंदर अपनी जान लेना जायज है? अपनी ना, आप बताएं फिर। जिस खुदकुशी हराम है, खुदकुशी हराम है तो वो दूसरे को मारने की इजाजत कैसे? और फिर आप देखिए शरीयत का पूरा मतलूब और मकसूद, सही, शरीयत का मकसद ये है कि जान। चले हाफिज साहब मुझे एक बात बताइए। मैंने आगाज में देखा जनाब इमरान खान के मीनार पाकिस्तान के जलसे में जनाब इब्तिसाम अली ज़हीर साहब भी मौजूद थे, लेकिन अब वो ना APC में आते हैं ना एपेक्स कमेटी के इजलास में उनकी जमात आती है। रियासत मदीना का उनका नारा था, खान साहब हुब्बुल वतनी का तकाजा पूरा कर पाएंगे? आप कोई दुआ शुआ करेंगे, कोई दामदरूद? फैजी साहब, बुनियादी तौर पे खान साहब का तो ये नजरिया है, अगर मेरी हुकूमत नहीं तो पाकिस्तान पे एटम बम चला दो। उनका तो ये नुक्ता नजर है, मैं तो कहता हूं उनको बिल्कुल ही नजरअंदाज कर देना चाहिए। उनको कुल्ली तौर के ऊपर आप उनकी ये ट्वीट्स देखते रहे, अगर मैं नहीं तो कोई भी नहीं। वो तो इस टाइम अगर आपने बात की है ना, तो मैं ये समझता हूँ, एक तो ये दहशत गर्दी के हमले हैं और जो पाकिस्तान की मईशत के ऊपर हमले कर रहे हैं वो दहशत गर्द नहीं है। पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की पूरी खान साहब ने कोशिश की है। और ये आपको पता है प्रोपोगंडे के साथ और बार बार इस तरह की बातें करने से ज़ाहिर असरात होते हैं। वो मुल्क के एक बहुत बड़े लीडर हैं, वो जब बार बार के पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है, पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, पाकिस्तान को श्रीलंका बन रहा है, ये बयान आप क्या किसी कौमी लीडर को दे देते हैं? क्या वो चाहते हैं पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए? क्या वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत तबाह हो जाए? और वो चाहते हैं, उनके बयानों से ये लगता है, ये बात नजर आती है। और खान साहब के ये जो नजरियात है, हम नहीं तो तुम भी नहीं। मैं शामिल ज़हीर साहब वो क्या कहते हैं, वो जो दुआ थी कि अल्लाह मादी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि खान साहब की हिदायत और मेरी हिदायत और सबकी हिदायत के लिए दुआ कीजिएगा। बहुत शुक्रिया हाफ़िज़ शामिल ज़हीर साहब आपका। राना साहब, उलमा की बात हुई, हमने यकीनन उनको भी प्रोग्राम का हिस्सा बना लिया। हुण गल कित्थे मुकनी है खान साहब वाली? मौलाना ने बहुत खूबसूरत बातें की हैं। हम इनके वालिद साहब के पुराने अकीदतमंद हैं और इन्होंने जो कहते हैं ना कि दरिया को कूजे में बंद कर दिए, तो कितने कितने फलसफे एक छोटी सी गुफ्तगू में इन्होंने बयान कर दिए। सबके लिए ये मशअले राह है। तो अब मैं तो यही अर्ज करूंगा कि जैसे पहले बात हुई, वो अगर कंसिडर करते हैं, एक उन्होंने कहा नजरअंदाज कर दें। मैं भी इस नजरिए का हामी हूँ कि अगर ये अब नहीं आते कोई इसमें जो APC है, तो फिर नजरअंदाज करना ही बेहतर है। फिर जैसे मैंने पहले अर्ज किया है कि जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आर्म्ड फोर्सेस हैं, पुलिस फॉर्मेशंस हैं, पब्लिक हैं, इंटेलिजेंस, इस मिशन को कैरी आउट करें। सही राणा साहब चूंकि आखिरी पहले कुछ मिनट है, मैं चाहूँगा कश्मीर का जिक्र बहुत ज़रूरी है। 5 फरवरी है, यौम यकजहती कश्मीर है, आप तो होंगे, हम भी होंगे, सब होंगे। कश्मीर के हवाले से गुज़िश्ता दिनों लाहौर में था तो अज़ीम मियाँ साहब ने एक प्रोग्राम में बड़े इंकशाफात किए, दोबारा मदऊ करूँगा। कश्मीर के हवाले से क्या पैगाम देंगे अपनी कौम को, अपने मीडिया को, अपने उलमा को और ख़ास तौर पे अक़वाम आलम को? देखें जी, आपने बहुत कुछ करके देख लिया, आपने डिप्लोमेटिकली भी किया, अखबारों की खबरें भी दी, मैगजीन भी लिखे, ऑर्गेनाइजेशन भी बनी, लेकिन कश्मीरियों के हाल में फ़र्क नहीं आया। अल्लाह करे ये जो क्राइसिस दूर हो जाए
اور ملک اکنومیکلی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو آمین جائے. اللہم آمین. آپ ایک اٹامک پاور ہیں, یا انڈیا کے ساتھ ون آن ون بات کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھو تم نے مسلمانوں کے ساتھ بڑا ظلم کیا, اب ہماری برداشت جواب دے گئی ہے. یس اگر تم سیدھے نہیں ہوتے تو وہی راستہ ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور باقی ہمارے جو ہے یقیناً راستوں انہوں کا نے انتخاب طے کیا. کرنا ہوگا. اور پھر ہم آپ کے ساتھ وہ کریں گے جو آپ ڈیزرو کرتے ہیں. یقیناً آپ دیکھیں گے مسئلہ یہ حل ہو جائے گا پھر. صحیح لیکن صحیح. اگر ہم ایسے ہی کرتے رہے میٹھی میٹھی باتیں, کتنی نسلیں گزر چکی ہیں اور ان کا سارا کچھ تباہ ہو گیا. نہ جبر ختم ہو رہا ہے نہ ان کا صبر ختم ہو رہا ہے. جنرل صاحب کشمیر یوم یکجہتی کشمیر 5 فروری کیا فرمائیں گے حضور؟ دیکھیں جس طرح پہلے کہا گیا, میرے خیال میں جو کشمیری عوام ہے وہ بھی پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں اور وہ بھی یہی امید کرتے ہیں کہ یہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو, یہاں اکنامک سٹیبلٹی ہو اور یہاں پہ یہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو. جب اس طرح ہوگا تو پھر پاکستان جو ہے وہ اس پوزیشن میں ہوگا کہ اپنے جو پالیسیز ہے, کشمیر کی جو پالیسی ہے اس کو نہایت اچھے طریقے سے اس کو ایگزیکیوٹ کر سکے گا اور کشمیریوں کی جو امداد ہے وہ میرے خیال میں صرف پولیٹیکل سپورٹ یا ڈپلومیٹک سپورٹ تک محدود نہیں رہے گا بلکہ انٹرنیشنلی تھرو دا OIC اینڈ فرینڈلی کنٹریز میرے خیال میں UN سیکورٹی کاؤنسل میں بھی وہ زیادہ جو ہے اس کے اوپر کام کر سکے گا. اور میں تو یہ بھی سجیشن دیتا ہوں کہ ایک کشمیر لبریشن انٹرنیشنل فنڈ کے قیام کی بھی وہ کوشش کر سکتا ہے جس سے کم از کم جو ہے جو کشمیر کا کاز ہے اس کی جو ہے پروپیگیشن ہو اور ساری دنیا کو, پرٹیکولرلی جو UN سیکورٹی کاؤنسل کے جو پرماننٹ ممبرز ہیں ان کو یہ بتایا جائے گا کہ اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر یہ جو کانٹیننٹ کا امن ہے اور شاید دنیا کا امن جو ہے یہ خطرے میں رہے گا, اور اگر یہ خطرہ رہتا ہے تو ان کے جو قومی مفادات ہیں ان کو بھی نقصان پہنچائے. صحیح. اور شرائی صاحب 2 منٹ رہنے آپ کا ایک میرا. چلو جی. اچھا, 4.25 سال میں کشمیر کے مسئلے کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے جواد فیضی صاحب. اگر مجموعی طور پہ ہم دیکھیں تو 4.25 سال میں عمران خان کے ٹائم میں 370 ختم ہوتا ہے, 35A ختم ہوتا ہے, اور ہمیں کیا کہا جاتا ہے, آدھا گھنٹہ کھڑا ہونا ہے, 2 منٹ کھڑے ہونا ہے, اس کے بعد خاموشی اختیار کرنی ہے, اور پھر وہ آدھا گھنٹہ بھی ختم. ہمیں سرینا چوک میں نا ایک وہ گھڑی نظر آتی ہے, اور اس کے بعد پھر گھڑی کا ذکر نہیں کرنا چاہیے. وہ آج میں کشمیر کی وجہ سے ذکر نہیں کر رہا, ورنہ اس کی اور کچھ سٹوریز آئی ہیں. اور پھر سینہ چوڑا کر کے کہا جاتا ہے کشمیر کے سفیر ہیں. کون سے کشمیر کے آپ سفیر ہیں؟ 80 لاکھ کی وہاں پہ جو جیل بنی ہوئی ہے, اور آپ جس انداز میں کشمیر کا ابھی تو اس حکومت کی اگر بات کریں تو بلاول بھٹو کو دیکھیں تو جرمنی پاکستان کی سپورٹ میں آ گیا ہے کشمیر کے معاملے پہ. تو مجموعی طور پہ اگر بات کریں تو عمران خان صاحب کے دور میں کشمیر پیچھے گیا ہے. کشمیر میں جو ظلم و بربریت عمران خان کی جب یہاں پہ حکومت تھی اور جس انداز میں انہوں نے خاموشی اختیار کی, میرے خیال میں اس سے بڑی مجرمانہ خاموشی نہیں اختیار کی. یہ دوبارہ بہت شکریہ آن شرائی صاحب آپ کا. رانا صاحب تھینک یو ویری مچ. جنرل صاحب بہت شکریہ. شامل علی ظہیر صاحب آپ کا بھی مشکور و ممنون ہوں, آپ نے وقت دیا. یہ جو میں خان صاحب کی طرف نہیں جاتا, میں ایک میسج ضرور دینا چاہتا ہوں. ہندوستان کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ سلوک, جو کرسچنز کے ساتھ, جو نچلی ذات کے ہندوؤں کے ساتھ سلوک, ناروا سلوک اختیار کیا گیا ہے, اور RSS کے گماشتوں کو جس طرح اسلحہ اور پیسے دیے جا رہے ہیں, یہ بات لکھ لیں. اگر اس طرح کی چیزیں خود بچر آف گجرات کے لوگوں کو دی جائے گی تو ہندوستان کا بھی پھر رہنا ناممکن ہوگا. اگر وہ شرارتیں کرتا چلا جائے گا, اگر وہ سازشیں کرتا چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے, کشمیر کی حفاظت کرے اور پاکستان کا حصہ بنائے, اور ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے. جواد فیضی چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.